अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान मार्का हक का 1 साल मना रहा है। पूरी कौम इस जश्न में शामिल है। जाहिर है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी, अपने से कई गुना बड़ा दुश्मन जिसको दिन की रोशनी में चंद घंटों के अंदर मुख्तसर वक्त में कामयाबी पाकिस्तान ने जो हासिल की उनको हराकर ये यकीनी तौर पे जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें एक बड़ी मुनफरिद सी कामयाबी है। उसकी कोई हालिया मिसाल हमें नहीं मिलती। आज उस सिलसिले में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें DGISPR मौजूद थे और उसके अलावा पाक फजाइया के और पाक बहरिया के अफसरान भी मौजूद थे, जहां पर पाकिस्तान ने किस तरह से कामयाबी समेटी, पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को किस तरह से नाको चने चबवाए, उसका तफसीली इहाता किया गया। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप नंबर गेम पे जाएं तो ज़ाहिर है इंडिया की फौज पाकिस्तान से कई गुना बड़ी है, वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, रकबे उस लिहाज से मुल्क बहुत बड़ा है। लेकिन असल बात यह है कि इंडिया का वो गुरूर, वो तकब्बुर जिस बुनियाद के ऊपर इंडिया ने ये एक मिस कैलकुलेशन की और पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, और हमला भी जिसमें हमारे बच्चों को शहीद किया गया, हमारी खवातीन को हिट किया गया, हमारी मसाजिद को हिट किया गया, वो गुरूर कैसे पाश हुआ। और आज भी पाकिस्तान ये कह रहा है कि देखो हमें अपने ऊपर कोई शक नहीं है, हम अल्लाह की मदद के साथ और अल्लाह के ऊपर यकीन के साथ हमने आपको एक एपिसोड दिखाई है, आइंदा भी तैयार है। इस गुरूर को लेकर DGISPR ने क्या कहा जरा वो देखिए। हमारे हौसले में कोई शक नहीं होना चाहिए, हमें अल्लाह पे सबसे बढ़ के यकीन है। तो जिसको कोई शक है उसकी एक किस्त दिखाई है हमने, ये कामयाबी है। लेकिन जाहिर है कि दुश्मन हमेशा से कोशिश करता है, उसका ये जो वॉर मॉन्गरिंग है यही उसका मसला है। कभी बराह रास्त हमला करता है, मार खाता है, और कभी कभार क्या करता है कि वो मुख्तलिफ जो प्रॉक्सीज हैं उनके जरिए कोशिश करता है, जिसमें आज DGISPR ने उनकी एक औलाद का जिक्र किया, खासकर बलूचिस्तान के पैराए के अंदर। जरा वो देखिए। नंगे अच्छे हुए हैं दोनों सामने, क्योंकि इनका बाप जो है ना, बाप कौन है? वो जो हराम की औलाद है, वो अपने बाप को कह रही है कि तुम ये करो हम ये करेंगे। पाकिस्तान ने जो कामयाबी समेटी है, यहाँ पर ये बात की जाती है इस कामयाबी को हमने डोमेस्टिकली भी ट्रांसलेट करना है। अब जाहिर है पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे एक आपस में जो इख्तलाफात हैं सियासी जमातों के या बाकी मामलात हैं उस पर बहुत बात होती है, और आज DGISPR ने उसका जवाब दिया और उनका हम बहुत बार ये बता चुके हैं कि सियासी जमातों का इस्तेहकाक है कि आप आपस में बात करें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम पाकिस्तानी अवाम और रियासत की फौज है और हम किसी ग्रुप खास के साथ नहीं है, हम अवाम से हैं और अवाम हम में से हैं, और साइल जो है वो बातचीत से ही हल होने हैं, लेकिन ये आपने आपस में करना। ये बात हम बारहा बता चुके कि बातचीत जो सी है वो सियासी पार्टीज का इस्तेहकाक है, पर उन्होंने आपस में करनी। वी आर द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वी आर नॉट ए स्टेक होल्डर इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। वी डोंट रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर क्रीड, सेक्ट, लिंग्विस्टिक और पोलिटिकल थॉट। वी कम फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान कम फ्रॉम अस। और हम तो कहते हैं करें, अपने जो इतने मसाइल हैं बातचीत से हल करें, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन सारे मामलात के ऊपर पाकिस्तान की जो कामयाबी है उसके ऊपर हमने बड़ी तफसील के साथ बात करनी है, और हमने आज दावत दी है दिफाई तजियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड इजाज महमूद साहब को। इजाज महमूद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। 1 साल पहले जिस पोजीशन पे हम थे और 1 साल फिर हमने पहले जो जवाब दिया, और उसके बाद आज जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जाहिर है कि नेवी के और फजाइया के अफसरान भी मौजूद थे, इस 1 साल को हम कैसे सम अप करेंगे? कैसे एक दुश्मन की गलती को हमने अपनी बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी के अंदर ट्रांसलेट किया, उसको हासिल किया, जो कौम का कॉन्फिडेंस है जिसका आज हवाला दे रहे थे DGISPR भी, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज सबसे पहले तो आपके चैनल के हवाले से मैं आपके जो नाजरीन को, पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी उस बड़ी फतेह की जो है पहली एनिवर्सरी जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस 1 साल में जो कामयाबी पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज की बरवक्त कार्रवाई से और रिस्पॉन्स से शुरू हुई, और पूरी कौम की दुआएं और कौम की सपोर्ट जिसमें शामिल रही, और सबसे बढ़ के ये कि अल्लाह ताला का फजल करम हमारे साथ शामिल हाल रहा, उसके बाद वही कामयाबी जो है वो हमारी फाउंडेशन बन गई उस कामयाबी की सफारती महाज पे, और जिसकी आज हम बात कर रहे हैं ये हमारे लिए, पूरी कौम के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट थी, और उसका नतीजा, उसका समर जो है हम आज देख रहे हैं, जहां सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को इस खिते में
ایک ذمہ دار نیوکلیئر پار سمجھتے ہوئے اس کو ایک ایسے ملک یا ریاست کے طور پہ دیکھتی ہے جو کہ سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فارن پالیسی کے جو اسٹیبلشڈ اصول ہیں کہ جس میں آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات مینٹین کرتے ہیں، اپنی سورینٹی کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے، اور انصاف اور برابری کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس جنگ میں اگر ہم ایکسٹرنل افیئرس کی بات کریں تو اس جنگ میں جو انڈائریکٹلی افیکٹڈ ملک ہیں، گلف کی ریاستیں ہیں، مڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں، وہ سب، اور پھر الٹیمیٹلی جو ظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجک کامیابی تھی، اس کو ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹس کے اوپر بھی ٹرانسلیٹ کر کے کامیابی لیا۔ میں آپ سے ایک اور چیز جاننا چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ آپ لوگ جو میدان کے اندر ہوتے ہیں، جو لڑتے ہیں، ان کی کیلکولیشنز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ ہم جیسا جو عام آدمی جس کا ڈیفنس سے تعلق نہیں ہوتا، وہ چیزوں کو اور طرح سے پرسیو کرتا ہے۔ اب جب ہم انڈیا ورسز پاکستان دیکھتے ہیں تو بجٹ کئی گنا بڑا ہے، طیاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، فوج ہم سے کئی گنا بڑی ہے۔ یہ ہر بار جو انڈیا آتا ہے آخر کیا سوچ کر آتا ہے؟ جو پچھلے سال مقابلہ تھا، کیا یہ ٹیکنالوجی کا مقابلہ تھا؟ کیا یہ نیشنل ریزولو کا مقابلہ تھا؟ کیا یہ ول پاور کا اظہار تھا؟ کہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیبل ٹرن ہو گیا، سب کچھ بدل گیا، وہ کہاں پہ جا کے ہوا؟ دیکھیے جی، دونوں ایئر فورسز بڑی ایئر فورسز ہیں، تقریباً 25-30 سالوں میں، کہ جب دو بڑی ایئر فورسز آپس میں لڑی ہوں، ورنہ اس سے پہلے پہلی گلف وار ہو، دوسری گلف وار ہو، عراق کا محاذ ہو یا افغانستان کا محاذ ہو، تو وہاں پہ 50 ملکوں کی فوجیں مل کے، کولیشن فورسز بن کے، اساف بن کے، نیٹو فورسز مل کے امریکہ کے سپورٹ میں، وہ سب ان ملکوں کے اوپر حملے تھے جہاں پہ کوئی ریزسٹنس نہیں تھی۔ افغانستان کے کیس میں تو وہاں پہ ایئر فورس تھی ہی نہیں، تو وہ یک طرفہ کارروائیاں ہوتی تھیں، اور اس میں کسی ویپن سسٹم کا استعمال یا کسی کامیابی سے کوئی غلط نتائج نکالنا، وہ بالکل ایک غلط پرسپیکٹیو تھا۔ یہ پہلی بار ہوا کہ دو نیوکلیئر آرمڈ ملک آپس میں لڑ رہے ہوں اور دونوں طرف کی فورسز جو ہیں وہ مقابلے میں ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ اگرچہ بھارت کا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کا ہم سے تقریباً 10 گنا زیادہ دفاعی بجٹ ہے، اور ان کی جو اگر ایئر فورس ٹو ایئر فورس کمپیریزن دیکھیں تو ان کا ہمارے نمبرز ان کے ہم سے کہیں زیادہ ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے۔ 65 میں بھی یہی حالات تھے جس میں ہم نے ان کو 4 دن اس جنگ میں بھی یہی ہوا۔ تو اصل میں یہ آج کل کی جو جنگ ہے، اگر پہلے زمانے میں کہتے تھے نا جی کہ اٹس مین بیہائنڈ دی گن، اب جو ہے اٹس برین بیہائنڈ دی گن۔ برین بیہائنڈ دی گن، یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کہا ہے، ظاہر ہے، جس کے اندر آج یہی ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں خود پر یقین ہے، پھر آنا ہے، پھر آجو۔ میں ایک اور چیز جو جاننا چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے یہ چیپٹر کلوز نہیں ہوا، یہ کوئی انڈیا پاکستان کا پہلا مقابلہ نہیں تھا، یا ہم یہ سمجھ لیں کہ انڈیا یہاں پہ رک گیا ہوگا۔ اب یہی ڈی جی آئی ایس پی آر آج بات کر رہے تھے کہ پراکسز، جیسے وہ بی ایل اے جو کالعدم تنظیم ہے اس کا نام لے رہے تھے، اب کہاں کہاں پہ، ایک افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے نیکسس کی بات کی ہے، کہاں کہاں پہ آپ یہ توقع رکھیں کہ اگر انڈیا کو یہاں مار پڑی ہے تو وہ یہاں پہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، یا ان فرنٹس کے اوپر ڈیمیج کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، جس میں ایک تو سب سے بڑا ایلیمنٹ ان کا دہشت گردی کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرنا ہے۔ دیکھیے، بھارت نے تو پاکستان کا وجود ہی تسلیم نہیں کیا، اور ان میں ہر چیز میں وہ ہمارے ساتھ ایک کمپٹیشن میں ہے، ان کا ایک اپنا سیلف کریٹڈ یہ ایک پرابلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی کھیل کا میدان ہو، کوئی انٹرنیشنل میچز ہوں، یا ویسے کسی جگہ پہ کوئی انٹینجبل اس میں بات ہو رہی ہو، یعنی ابھی آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو پاکستان سفارت کاری کر رہا ہے، بھارت کو اس سے بھی تکلیف ہے۔ وہ اس میں بھی پاکستان کے بارے میں جو انہوں نے ہرزہ سرائی کی ان کے ایک وزیر صاحب نے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کے اس
बड़े हुए और इस शानदार सियासी कद-काठ से कि जो दुनिया की कम्युनिटी ऑफ नेशंस में जो हमें सफारती महाज पे जो कामयाबियां हैं वो भी उनको कबूल नहीं है। तो ये तो उनकी सरिश्त में है कि वो जब भी कोई उनको अपने को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, इलेक्शन में किसी जगह उनको सपोर्ट चाहिए होता है तो वो अपनी अफवाज को इस्तेमाल करते हैं, या फिर जब उनके पास कोई नया इक्विपमेंट आ जाए तो वो उसको बड़ा हाईलाइट करते हैं और उनको ये जूम होता है कि शायद अब के बार जो है ना हम कोई पहले से मुख्तलिफ नताइज हासिल कर लेंगे, और फिर वो दोबारा वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके बाद नए सिरे से बार ऐसी अटेम्प्ट्स करके, लेकिन उनका मसला यह है कि रिजल्ट्स उन्हें हर बार वैसे ही पड़ते हैं जिसमें उनको मार पड़ती है। आपसे एक और चीज जानना चाहता हूं, जब हम कामयाबियां समेटते हैं तो बहुत सारी जो कमियां कुताहियां होती हैं हमारी अपनी घर की भी, वो भी छुप जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरी कौम सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन और भी बहुत सारे फ्रंट्स हैं वहां। अगर हम अपने से बड़े इतने दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं तो मुआशी तौर पे भी ज़ाहिर है कि हमारा एक पहलू है, हमारे जो अंदरूनी मसाइल हैं उनको भी हम बेहतर तौर पे हैंडल कर सकते हैं। इस पूरी कामयाबी को देखते हुए आपका क्या मैसेज होगा कौम के लिए, जो हम ये समझें कि यही हमें फार्मूला अप्लाई करना है और हमारा मकाम पहले से बेहतर हो, जिस तरह हमने सिफारती महाज पे अपने आप को बेहतर किया है, कि अगर हम यहाँ पे शिकस्त दे सकते हैं, और भी बहुत सारे महाज हैं जहां बहुत सारी चीज़ों को हमने शिकस्त देनी है। जी देखिए, बात वही है, अगर हम कम रिसोर्सेज के साथ, कम बजट के साथ, अगेंस्ट ऑल ऑड्स अगर हम फिजाओं में उनको शिकस्त दे सकते हैं तो हम बाकी महाजों पे क्यों नहीं जो है उसके बाद लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट और फिर हर शोबे में लोगों की ओनरशिप। जिस तरह पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज के अफसर और जवान जो हैं वो ओनरशिप लेते हैं अपने मिशन को परफॉर्म करने के लिए, अपनी जानें कुर्बान करके अपने खून से जो है वो उसका सबूत देते हैं। तो अगर इसी तरह हमारे जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं, जो हमारे मईशत के दूसरे जो पहलू है, इंडस्ट्री हो गई, कॉमर्स, ट्रेड, अगर हम उस पे उसी जज्बे से काम करें तो यकीनन नताइज उसी तरह के होंगे। और उससे पेशतर हमें एक और चीज़ में रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है कि हमने जिस तरह, ज़रूरी नहीं है कि हम पे जब कोई आफत आए तो हम इकट्ठे हों, हमें अमन के वक्त में भी, ज़माना अमन में हमें अपने अंदर यूनिटी पैदा करती है। मैं आखिरी जो सवाल एयर वाइस मार्शल साहब आपके सामने रखना चाहता हूँ, जब पिछली वॉर थी तो मेरे लिए वो बड़ा आज भी शानदार मोमेंट है जब एक हमारा रेंजर्स का जवान गन लेके ड्रोन गिराने की कोशिश कर रहा था तो उसके साथ एक सिविलियन भी खड़ा था। वो इतना खूबसूरत मंजर था जिसको सबने चेरिश किया, उसको सेलिब्रेट किया। पिछले कॉन्फ्लिक्ट में जिसमें हमने इंडिया को शिकस्त दी है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं आपकी कौन सी शानदार मोमेंट है जिसको आप कहेंगे कि ये हर वक्त आप उसको देखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं? जी मैंने जिस मोमेंट को एंजॉय किया जी, जिस वक्त हमें ये पता चला कि हमला पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है, तो ज़ाहिर है उससे पहले हम लोग मीडिया चैनल्स पे आप लोगों के साथ बैठे हुए जो है उस महाज पे भी, मीडिया के महाज पे अपनी कंट्रीब्यूशंस दे रहे थे। तो सारी कौम, क्योंकि यही एक ही सवाल होता है कि पाकिस्तान कब जवाब देगा और क्या जवाब देगा। तो जब वो सुबह फजर के वक्त जब हमें ये खबरें मिलना शुरू हुई और फिर कामयाबी की खबरें, तो मेरा ख्याल है वो मेरे लिए ज़ाती तौर पे वो बड़े फ़ख्र की बात थी कि वो बिल्कुल ज़बरदस्त जब आपको ये इत्तला मिली कि पाकिस्तान स्ट्राइक्स बैक वाला जो मोमेंट था, ज़ाहिर है वो हम सब के लिए बड़े फ़ख्र की बात थी। मैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने इस सेलिब्रेशंस में और इस खासकर पाकिस्तान की कामयाबी के जश्न में आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।